अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, फतेहपुर में कल जो कुछ भी हुआ उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची गई थी। लेकिन ये लोगों की समझदारी थी कि उन्होंने टकराव के बजाय इस मामले को अलग होना ही ज़्यादा बेहतर समझा। और इस मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि दरअसल एक साजिश के तहत इस मकबरे पर हमला हुआ और इस सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई। सरकार ने इसके में पुलिस ने एफआईआर लिख ली है और सरकार ने आज सदन में इस बात का भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कारण क्या था फतेहपुर के इस कांड के पीछे, आज हम चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। लोग स्तब्ध थे। 11 अगस्त यानी कल को 11 बजे जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक भीड़ के समूह ने 200 साल पुराने एक मकबरे पर अटैक किया, तोड़फोड़ हुई, वो किसी को भी देखकर अचरज हुआ कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और वो भी पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में। जिस प्रकार से हिंसा पर आमादा भीड़ ने वहाँ पर तोड़फोड़ की और पुलिस ने उन्हें कुछ कहा तक नहीं, इससे प्रतीत हुआ कि दरअसल पुलिस को शायद पहले से इसका इल्हाम रहा हो या जानकारी रही हो, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग फतेहपुर की घटना में नहीं किया। तो कारण क्या था? बहनों भाइयों, ये जानकर और भी स्तब्ध करने वाली बात है कि भीड़ को उकसाने का काम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और लगातार पिछले दिनों से आंदोलन चलाकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल कर रहे थे। और जो भीड़ वहां पर पहुंची थी उसका नेतृत्व तो फार्मर एमएलए बीजेपी के विक्रम सिंह कर रहे थे। मामला जब गंभीर हो गया, तोड़फोड़ ज्यादा हो गई, मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गया मामला, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जिस प्रकार की तोड़फोड़ थी उसकी बेहद आलोचना होने लगी, तो पुलिस ने शाम को इस पर एक एफआईआर लिख ली। इस एफआईआर में 10 लोग नामजद किए गए और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। धाराएं गंभीर लगाई गई, कार्रवाई गंभीर कहने की बात कही गई। लेकिन तकरीबन 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह मुद्दा फतेहपुर ही नहीं, आसपास के पूरे इलाके में एक बहुत ही भयानक आग की तरह फैला। बड़ी तादाद में लोग फतेहपुर पहुंचे, काफी लोग भी इधर उधर से भी पहुंचे और पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर एक तनाव का माहौल पैदा हुआ। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश जिन लोगों ने की, क्या यह सुनियोजित था? क्या यह प्री प्लान्ड था? क्या पुलिस को कोई पहले से ब्रीफिंग थी? और क्यों किया गया? क्या कोई मामला अदालत में विचाराधीन था या कोई फैसला हो गया था? हुआ क्या ऐसा? दरअसल पुलिस प्रशासन ने कठोरता के साथ इसमें रोक भी लगाई थी, लेकिन फिर क्या वजह थी कि बीजेपी के नेताओं को इस पूरी भीड़ का नेतृत्व करना पड़ा? और अब जब यह मामला ओपन हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो मुखलाल पाल कह रहे हैं कि जो लोग भीड़ को उकसावा देने वाले हैं वो गलत लोग हैं और ऐसे लोग से दूर रहिए। और वही पाल साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाए थे। इसके वीडियो प्रमाण है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सरकार ने आज विधानसभा में बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ। आज सदन नहीं चल पाया। प्रश्नकाल के बाद सरकार ने और सदन में स्पीकर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहनों भाइयों, सदन के आज सुचारू रूप से चलाई नहीं जा सकी। सदन को स्थगित करना पड़ा। सरकार ने सदन के भीतर यह भरोसा दिया मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी और किसी को इस तरह का प्रदेश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इस 200 साल पुराने मकबरे का विवाद क्या है? और दूसरा विषय है कि क्या अब हर मकबरे में, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो आरएसएस के चीफ के उस स्टेटमेंट को याद करना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि अगर हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढे जाएंगे तब तो प्रदेश का वातावरण, देश का वातावरण कैसा होगा। आरएसएस चीफ ने इस बात की सावधानी और सतर्कता बरतने को कहा था। तो क्या ये फिर बीजेपी ने कोई कार्रवाई की अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ? अब तक नहीं की है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अब तक नहीं की है। क्या कोई गिरफ्तार हुआ? अब तक नहीं हुआ। तो हुआ क्या इसमें? बहन भाइयों, मैं इस प्रदेश की जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कि उन्होंने फतेहपुर में जरूर माहौल खराब हुआ, लेकिन इसकी आंच उत्तर प्रदेश के किसी कोने पे नहीं गई। चाहे हिंदू है या मुसलमान हो, सबने इसकी मजम्मत की।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस विषय पर क्या कार्रवाई करती है, कितनी कठोर कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होती है। और दूसरा, आज सदन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा कि मुखलाल पाल, विक्रम सिंह के खिलाफ, अमित तिवारी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। सरकार ने पूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है, अब सरकार का आश्वासन है, मानना पड़ेगा। अब देखना है कि कार्रवाई किस बात की होती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। मानवा जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानवा तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मनीष शुक्ला, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्रभान सिंह जाने माने पत्रकार हैं और फतेहपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के प्रवक्ता हैं और चक्रपाणी महाराज जाने माने हिंदू धर्मगुरु हम इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आपके पार्टी के नेताओं पर इल्जाम है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफआईआर दर्ज हुई, अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कल फतेहपुर में एक मकबरे और मंदिर के विवाह को लेकर कुछ लोग विवादित स्थल पर गए थे। 11 नामजद और 150 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। मैं आपके सवाल का दो तरह से जवाब देना चाहता हूं। एक तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, संविधान का राज है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बचने नहीं पाएंगे। सबके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जांच के उपरांत। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, ऐसा आपने कहा, लेकिन उसमें पप्पू सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की भी नेता शामिल था। उनको लगता है आपको कहना चाहिए कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के दोनों लोग उसमें शामिल थे। दूसरी बात, जो पूरा विवाद है, अगर उस पर आप अपनी दृष्टि डालेंगे ब्रजेश जी, तो वहां 2 गाटा संख्या है, 1159 और 753। 1159 जिसका रकबा करीब 11 बीघा है, उसमें ठाकुर जी विराजमान मंदिर एवं 23 अन्य खातेदारों का नाम बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। एक गाटा संख्या 753 है जिसका भी रकबा करीब 11 बीघा है, जिसमें मकबरा मंगी राष्ट्रीय संपत्ति द्वारा मोहम्मद अनीस मुतवल्ली निवासी आबू नगर दर्ज है। और जानते हैं ब्रजेश जी कब दर्ज हुआ है? 753 में। ये 753 में दर्ज हुआ है 2012 के बाद। तो हमको लगता है कि पूरी जड़ कहां से आई है अब आप भी समझ गए होंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मानना है, सरकार का मानना है कि अगर कहीं कोई विवाद है, कोई शंका है, तो न्याय और कानून के रास्ते से जाना चाहिए। और जो लोग कानून के रास्ते से न जाकर सीधे कानून को अपने हाथ में लेंगे, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित होंगे, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर आपने कोई कार्रवाई की, कोई नोटिस जारी की? देखिए, एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। जांच के उपरांत जो लोग सही होंगे, जो लोग गलत होंगे, उन नामों को शामिल और निकाला जा सकता है।
पूर्व में मेरी बात हो जाएगी तो विषय आ जाएगा। पूर्व में उत्तर प्रदेश में सीए आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था, संभल में जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था, या बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की बात लोग विपक्ष के लोग उठाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ था जी, क्या हुआ? अब माननीय न्यायालय का आदेश आ गया, न्यायालय ने निर्णय दे दिया। पर आपने देखा होगा कि आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भीड़ को उकसाया, बुलाया और नेतृत्व भी कर रहे थे। नहीं, नेतृत्व कर रहे थे, उनका कोई विजुअल तो हमको लगता है अभी मेरे सामने तो नहीं आया। अरे उनका बाकायदा वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा। आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा आपको। नहीं, नेतृत्व करते समय नहीं आया है। हाँ। और हमने कहा ना कि एफआईआर है, एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा गया, इसलिए सवाल उठा कि मुखलाल पाल पर कोई एफआईआर नहीं। मैंने इसीलिए बुलंदशहर का नाम लिया, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का नाम लिया, जिसको लेकर पूरा विपक्ष चिल्लाया करता था। घटना हमारी सरकार के दौरान हुई थी, पूरी जांच हमारी सरकार के दौरान हुआ, और जो लोग भी शामिल थे, चाहे जिस दल से संबंधित थे, सबके ऊपर। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष ने गंभीर कानूनन अपराध किया है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, मानने वाले हम और आप नहीं है। एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है। एक बात मैं निश्चित उत्तर प्रदेश की जनता से कहूंगा कि जो लोग शामिल होंगे, वो लोग जो लोग भी शामिल होंगे वो बचेंगे नहीं। हाँ, लेकिन मैंने एक तथ्य आपके सामने रखा है कि जो नाम है मकबरा का खतौनी में 2012 के बाद आया है ब्रजेश जी, और 12 से 17 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, पप्पू सिंह चौहान कौन था, ये सबको पता है, सबकी जांच हो रही है। तो गिरफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी की जाएगी सबकी, कोई बचेगा नहीं इसमें। आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी नहीं बचेंगे? कोई भी नहीं बचेगा भाई। मैंने कहा ना, आप बुलंदशहर की घटना को उठा के देखिए ब्रजेश जी। तो क्या बीजेपी ने दर्ज किया, किस सरकार के समय में दर्ज हुआ, जांच किस सरकार के दौरान? क्या बीजेपी अपने जिलाध्यक्ष को कोई कारण बताओ नोटिस जारी करेगी कि इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्यों उकसाया? नहीं, आवश्यकता पड़ने पे सारे कदम, अभी तो चूंकि एफआईआर है, जांच हो रही है, पहले कानूनन कोई विषय सामने आएगा। कानून मैं चंद्रभान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, सीधे फतेहपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। चंद्रभान जी, स्वागत और धन्यवाद। क्या हुआ था कल? दरअसल ब्रजेश जी, ये पूरा मामला न मकबरे का है न मंदिर का है। ये दोनों पक्षों, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों पक्ष भूमाफियाओं की नीयत जो है उस मकबरे के बगल में पड़ी 753 नंबर की जमीन जो 13 बीघा है उसमें कब्जा करने का है, और उसकी आड़ लेकर दोनों पक्षों ने अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ी जो भूल है पुलिस प्रशासन की है। जब वहां पर सफाई और पूजा की बात कही गई, भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा, हिंदूवादी संगठनों द्वारा बाकायदा ये लोग पहुंचे डीएम के पास और इस बात का वो किया कि हम जो है 11 तारीख को वहां पर सफाई और पूजा की अनुमति चाहते हैं। तो उस समय प्रशासन ने इस मामले को हल्के में लिया और ये कह करके टालने की कोशिश की कि 2 दिन में हम जांच करा लेंगे, इसके बाद हम तय करेंगे कि पूजा कितना देना है कि नहीं। इसके बाद दोबारा जो है जिलाधिकारी ने कहा कि हमने जांच करा लिया है। लगा तो मंत्री का ढांचा है, ये बकौल जिलाध्यक्ष भाजपा मुखलाल पाल के। और उस समय क्या जिलाधिकारी का ऐसा कोई बयान है जहां उन्होंने कहा हो कि ये मकबरा मंदिर था? कोई ऐसा स्टेटमेंट है? ये बकौल ये जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के द्वारा ये बात कही गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि ढांचा तो वो मंदिर का ही लगता है, लेकिन मैं पूजा की अनुमति नहीं दे सकता हूं, मेरे ये सीमा क्षेत्र से बाहर है, मेरे बूते के बाहर है। तो इस तरह से प्रशासन। अच्छा, सवाल नंबर 2, इस पूरे अभियान का में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुखलाल पाल ने की थी? क्या उन्होंने भीड़ से कहा था कि फलानी तिथि पे फलानी डेट पे पहुंचो? की थी, सभी आंतरिक संगठनों का आह्वान किया था, सनातन समाज के लोगों का आह्वान किया था और यही आह्वान पर ये भीड़ जुटी थी। ओके, तो क्या डीएम और एसपी के बीच कुछ नाइत्तेफाकी थी? क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था मुखलाल पाल का जिसमें वो सड़क पर खड़े होके तमाम लोग की मौजूदगी में एसपी को धमका रहे थे। बिल्कुल, ये आपका कहना सही है और ये पूरा जनता जानता है कि डीएम और एसपी के बीच
कुछ वैसा समन्वय नहीं है जैसा प्रशासन के बीच होना चाहिए। लेकिन इसको कहीं भी प्रामाणिक रूप से ही इस बात को नहीं कहा जा सकता। चर्चा ये है। अच्छा, ये जब भीड़ वहां पर पहुंची तो आप लोग के पास क्या रिपोर्ट है? कौन कौन लोग थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी की तरफ से? कौन कौन? विक्रम सिंह थे वहां पे? भाजपा के विक्रम सिंह वहां मौके पर नहीं थे। यहां जहां से ये भीड़ चली है वहां पर विक्रम सिंह की मौजूदगी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, मतलब आउटर सर्किल पर मुखलाल पाल और विक्रम सिंह ये सब मौजूद थे आउटर सर्किल पे? हाँ, ये भी मौजूद थे और उस भीड़ में कुछ सपाई भी मौजूद थे। हाँ। जिनमें एक पप्पू सिंह चौहान नाम का। ये पप्पू सिंह चौहान कौन है और इसका समाजवादी पार्टी से क्या कनेक्शन है? पप्पू चौहान ये समाजवादी पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं और हुसैनगंज विधानसभा के चुनाव में इनकी सक्रिय भागीदारी थी। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ इनके कई फोटो वायरल हैं। सांसद नरेश उत्तम के साथ इनकी फोटो है और भी सपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के साथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल से एफआईआर दर्ज हुए 24 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 नामजद लोगों में भी मैं कहता हूँ सपा वाले पप्पू चौहान को ही गिरफ्तार कर लें, कोई तो एक गिरफ्तारी हो। लेकिन अब ये प्रशासन को देखना है, पुलिस को देखना है। प्रारंभ से ही पुलिस और प्रशासन की इसमें इस मामले को बहुत हल्के में लिया और अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इस पर आगे क्या कार्रवाई अंतिम सवाल ये करता है कि फतेहपुर में इस वक्त माहौल कैसा है? फतेहपुर में माहौल फतेहपुर की जनता में सांप्रदायिक सौहार्द टूट कर भरा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई तनाव नहीं है और अब पुलिस प्रशासन ने उसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था, वो विवादित स्थल जो है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं। कर्नल साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व था मकबरा तोड़ने में, आपने क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ और क्या आप इस बात की डिमांड करेंगे कि उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए? विजय जी, इतना इसमें चौंकने वाला है क्या? ये कोई पहली बार ऐसी कोई घटना हो रही है जहाँ पे धर्म का नाम का इस्तेमाल करके ज़मीनों पे कब्जा करके प्लॉटिंग करी जा रही हो, दुकानें बनाई जा रही हो? ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और अगर कहीं माहौल अगर बिगड़ जाए वहाँ तो वो बोनस है। ज़मीन में पैसा बनाएंगे और अगर कहीं विवाद बढ़ जाए और समाज के बीच में अलग दुराव हो जाए तो वो बोनस है। 80-20 का चुनाव पकाया है। तो ये इनकी पॉलिसी तो पहले से चली आ रही है। और फिर जो जमीन 50 लाख की वो 5 करोड़ की हो जाती है। ये तो अयोध्या में देखा ही है। सारे नेताओं ने और सारे अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अयोध्या में सैकड़ों लोगों ने जमीनें प्लॉट ली हैं। 2-2 करोड़ में लिया है, 20 करोड़ में बेचा है 15 दिन के अंदर। तो ये तो बड़ा मॉडल अयोध्या का था। फतेहपुर का तो मॉडल छोटा है। और एक बात आइए, पप्पू सिंह चौहान जो नाम सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी उसका नाम ले रहा है? किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो उसका नाम भी लेने वाला हो। और नेता सदन ने तो विधानसभा में अपने फाइनेंस मिनिस्टर को मना कर दिया, बोला एफआईआर के नाम नहीं पढ़ने हैं। अब आप बताइए पप्पू सिंह चौहान, क्या करा जाए पप्पू सिंह चौहान का? मैं तो कह रहा हूं जो वहां है, वीडियो है, सब कुछ है, ड्रोन है, उठा के अंदर कीजिए। और जहां टांग पे गोली मार देते हैं 2 घंटे में, वहां 30 घंटे में गिरफ्तारी तक नहीं। हिंदुस्तान में सबको पता है कि वहां कौन कौन था। हमको पता है, आपको पता है, जनमानस को पता है, सरकार को नहीं पता। ऐसा कैसे हो गया? उनके जिला अध्यक्ष ने खुला वहां पे जनता को भड़काया है, एसपी को धमकाया है और अब अचानक वो माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी लोग भड़का रहे हैं वो गलत आदमी है। तो उनको ये संरक्षण कहां से मिला है कि तुम्हारा एफआईआर में नाम नहीं होगा, तुम बयान को बदलो, तुम्हें निकालना है अब इससे। ओके, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। जी, फतेहपुर ने आपको विधायक दिए, वो भी 2-2 विधायक हैं वहां पर आपके पास, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया जी। आज जब मुसलमानों पर कोई मसाइल हुआ तो ये सब कोई नहीं खड़े दिखाई दिए। क्या वादा चाहते हैं आप? एक वादा तो हम कर सकते हैं आपसे। क्या किया आपने कम्युनिटी के लिए? वही कह रहा हूं, उनका वोट लेते वही हैं, कह रहा हूं। लेकिन उन पर जब कोई मसले होते हैं वही कह रहा हूं, आप 2 बयान दे के हट लेते हैं। वही कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक दुराव और सद्भाव के खिलाफ कोई षड्यंत्र अब समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी।
ये वादा पहले ले लीजिए। और दूसरी बात, जो ये तो मुद्दे से बचकर निकल लेने वाली नहीं, बात बच के नहीं, खुला खेल फरुखाबादी, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आसिम वकार हैं आज, पीडीए को तसल्ली से जागृत वो किया आपसे है। इस बारे में पूछताछ करेंगे। देखिए, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर बहुत संभल के, बहुत तसल्ली से, जुड़ाव के साथ चल रहा है। दिल्ली, यानी हर मुसलमान आपके लिए वोटर है? हर मुसलमान? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा पीडीए का जनमानस, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो मुसलमानों के लिए? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हो? हम इतना बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट है, हमारा वोटर कार्यकर्ता बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। ये इस तरीके के साबुन मसाले में फंसने क्या वाला नहीं पप्पू है। सिंह चौहान पर आपने क्या कार्रवाई की? किससे? हमसे हाँ, पूछ आपसे रहे हैं? पूछ रहा हूं। हमसे पूछ रहे हैं? हाँ। वो तो हमारे दल में है ही नहीं। अब फोटो है आपके नेताओं अरे के तो साथ। फोटो तो दुनिया में और किसके आपको पता है पास? आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आज ही पप्पू सिंह चौहान को बर्खास्त किया अरे है। मैं कह रहा हूं, फोटो तो दुनिया में सबके पास, सबकी होती है। आज ही बर्खास्त तो किया इन्होंने है। अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला? और किसी नेता ये ने मैंने भाजपा के पूछा नाम क्यों नहीं मनीष से, लिया? ये मैंने पूछा। अरे ये अब मनीष नहीं जी बता बैठे, रहे। यही नाम ले लेते हैं उसका। थैंक यू सर। ये मनीष जी बैठे, यही नाम सुरेंद्र ले लेते राजपूत जी उसका। को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये फतेहपुर में जो कुछ हुआ, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? कोई ये कंस्पिरेसी है या इत्तेफाकन हो गया? सर, इत्तेफाकन कुछ नहीं होता राजनीति में। चुनाव आ रहा है 2027 का, नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपस के झगड़े हैं, जमीनों के विवाद हैं, सांप्रदायिकता अच्छा, वो राजेश, वो हमें कुछ चंद्रभान जी दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं चंद्रभान जी? ये पप्पू सिंह चौहान का जो इंद्रजीत सरोज सपा के नेता है, हाँ। उनका स्वागत करते हुए फोटो है। उसी फोटो में वो नरेश उत्तम जो प्रदेश अध्यक्ष सपा के रहे और वर्तमान सांसद हैं, उनके साथ पप्पू चौहान है। और एक दूसरी फोटो भी है थैंक यू जिसमें सर। वो ऑल राइट, ओके सुरेंद्र जी, कंटिन्यू। के साथ भी लोग कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, और कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सच बात यह है कि जब नेतृत्व परिवर्तन की बात हो, दिल्ली और गुजरात की लॉबी लखनऊ की लॉबी से लड़ रही हो, नेतृत्व परिवर्तन की जारी संभावनाएं हो रही हूँ, तब हिंदू मुसलमान करा दो। और हिंदू मुसलमान करा दोगे तो इनका प्रिय विषय है, मज़ारों के नीचे मंदिर खोजो, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदो, उसके बाद जो है हंगामा करो, उसके बाद वहाँ नारे लगाओ, और नारे लगा करके अपनी सांप्रदायिकता की खेती को जिंदा रखो। यहाँ पर ये जो पानी में महिला को छेड़ने पर जिस मुख्यमंत्री ने भरी सदन में 2 नाम लिए हों, एक मुस्लिम नाम था, एक यादव नाम था, जबकि बाकी 14 या 16 लोगों के नाम न लिए हों, आज इन अपराधियों के नाम लेने को मुख्यमंत्री ने क्यों रोक दिया? क्योंकि स्वजातीय थे। पप्पू सिंह चौहान को भारतीय समाजवादी पार्टी ने आज सुबह ही निकाल दिया था वो समाजवादी पार्टी तो रहा होगा, तभी तो निकाला होगा। भाई मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन रहा होगा तभी तो पार्टी ने निकाल दिया ना उसको। आज सुबह सुबह निकाल दिया। अब निकाल दिया तो अब चाहे उसको सर पे बैठाएं भारतीय जनता पार्टी वाले या जेल में बैठाएं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है ना। अब यहां पर प्रश्न ये नहीं आ रहा है कि बाकी सब लोगों ने क्या किया, प्रश्न ये आ रहा है कि गृह मंत्री के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, और गृह मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं है, गृह मंत्री के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो वहां पर आलू छील रही थी, अंडे छील रही थी। एक पक्ष को तो वो उस मकबरे में जाकर के तोड़फोड़ करने की इजाजत दे रही थी, मूक दर्शक बनी बैठी थी, मूक दर्शक बनी बैठी थी। सर ये आपने ही दिखाया है, मतलब आप ही के चैनल पर मैंने देखा है। और दूसरी तरफ जब दूसरे पक्ष के लोग वहां पर उस मकबरे को बचाने के लिए आए तो उनको मारे लाठी दूर भगा रही थी। आप देखिए इस चीज को, ये पुलिस का दोहरा रवैया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा रवैया, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए। अच्छा, एक पक्ष को पुलिस नहीं भगाती तो दोनों आपस में लड़ जाते, दंगा हो जाता। अच्छा, एक तो दोनों पक्ष को नहीं भगा सकती थी पुलिस? हाँ, ये भगा सकती थी। अरे आप, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं एक पक्ष को नहीं, मैं तो कहता हूं दोनों के साथ वही ट्रीटमेंट दोनों के साथ, या तो आप दोनों को गाली दीजिए या दोनों को ताली पुलिस को दीजिए। बल प्रयोग करना था, पुलिस को बल प्रयोग करना था, दोनों फेल्ड थी पुलिस, कंप्लीटली फेल्ड थी। 75, 80, 100 लोग वहां पर लफंगे खड़े हुए हैं वहां पर, और उनको पुलिस लाठी नहीं मार रही है, झंडे लगा रहे, डंडे लगा रहे आप ही के उसमें, और आप देखिए कितने आराम से खड़े हुए। वहां के एसपी को तो मैं कहता हूं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। सर पुलिस के मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर। एक मिनट सर, खाली पुलिस के एसपी की क्यों बात कर रहे हैं? उस बेचारे को तो ऊपर से, वो ऊपर, सबसे ऊपर
क्योंकि आज के अभी डीजीपी भी तो खाली। अच्छा, मुसलमानों की लड़ाई आप लोग नहीं लड़ रहे हो? नहीं सर, हम तो देखिए, हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और यहाँ पर पीड़ित पक्ष मुसलमान है। कहीं पर पीड़ित पक्ष कोई दूसरा होगा तो हम उसके लिए। तो बताइए, आपकी पार्टी का कोई नेता गया वहां पर मिजाज पुरशी करने? मैं आपको बता देता हूं, अजय राय जी कल जाएंगे। ओके, ठीक, नंबर 1, पूरा डेलीगेशन आज भी था वहां पर। हमारा जिला अध्यक्ष वहां पर पूरी तरीके से लगे हुए, शासन और प्रशासन के ऊपर दबाव। मकबरे की लड़ाई लड़ेंगे? मकबरे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ। आप फिर हिंदू मुसलमान मत कीजिए ब्रजेश जी। मैं फिर से आपसे कहता हूं, मैं आपको बताता हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। यहां पर मकबरे की लड़ाई। ऐसा क्या मैंने कह दिया जो आप उत्तेजित? मैंने कहा मकबरे की लड़ाई लड़ोगे ना? अन्याय के खिलाफ। इतना मिर्ची क्यों लग गई आपको? मिर्ची की बात ही नहीं है। आप उत्तेजित हो गए? ना, उत्तेजित नहीं। क्या पूछना है ये थोड़ी आप बताओगे? आप लोग मूल रूप से, मैं आपसे कर्नल साहब, मैं ये बताएंगे मैं क्या पूछूं? नहीं, आप मकबरे को मकबरा ना कहूं तो क्या कहूं? बताओ आप मुझे बताइए। आप बेवजह उत्तेजित हो रहे हैं। वही बात है, आप मूल रूप से अन्याय की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई करना चाहते हैं। अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और जो लोग भी इस अन्याय के खिलाफ बात करेंगे वो हमारे दुश्मन होंगे। वो चाहे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे उत्तर प्रदेश के गुंडे हो, ऐसे लोगों पर लानत। चक्रपाणी महाराज मेरे साथ मौजूद है। चक्रपाणी जी, जब आपने कल ये दृश्य टेलीविजन चैनल्स और अपने मोबाइल में देखा तो आपके मन में क्या विचार आया कि ये जो कुछ भी हुआ फतेहपुर में ये उचित है? क्या यही वो तरीका है कि सनातन धर्म के लोग अपनी रिलीजियस बिलीफ को इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, मकबरे मजार दरगाहों को तोड़कर? नहीं, देखिए, पहली बात बता रहा हूँ ब्रजेश जी कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को देश बटने के बाद जो पाकिस्तान में हमारे मंदिर थे, आप देखिए क्या दुर्दशा हो गई। उसके बाद भारत में देखिए, भारत में भी जो किस प्रकार से मुगलों ने यहाँ पे जो विदेशी आक्रांता थे आकर के हमारे मंदिरों पे कब्जा करके गुम्बद बनाया, कहीं कब्जा किया। ये भी 200 साल की पुरानी घटना है। सवाल इस बात का है कि कहीं रोड पे मजार बन जाता है तो रोड मजार का थोड़े हो जाता है। कहीं अगर जो मकबरे बन जाए तो रोड जो है मकबरे का थोड़े हो जाता है। इस बात को समझना होगा कि अगर कृष्ण जन्माष्टमी थी, अगर वो ठाकुरबाड़ी पे सजाने के लिए लोग जा रहे, हिंदू जाना चाहते हैं, तो उसमें इतनी हाय हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें तो लगता है, अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। कोई कह रहा है उनको गोली मार देना चाहिए था, कोई कह रहा है रासुका लगा देना चाहिए था, कोई कह रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अरे भाई, वो भी हमारे देश के लोग हैं, उनकी भावना समझो। हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर को और जितने बड़े मुस्लिम संस्थान है उसको और हिंदुओं को बैठाने चाहिए, बैठा करके उसकी निराकरण करने चाहिए। और आजादी के बाद कोई भी सरकारों ने इधर सूद नहीं लिया कि जितने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े गए या कब्जा किए गए, उन मंदिरों की एक केंद्र सरकार कानून बना दी होती और बना करके ये करती कि तय सीमा में अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सभी का निस्तारण किया जाए, तो लोग जो है, सरकारें कोई निराकरण की नहीं और जानबूझ करके कोई भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष करिए, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष करिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं। अरे हम तो कहते हो भारतीय है भाई, हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इतिहास जो जान गए कि हमारे पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, हमारे मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वो लोग हैं। उसमें चाहे किसी भी पार्टी के लोग, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह से उकसाकर उन्माद की स्तर पे भीड़ लाई जाए, वायलेंस कराया जाए, तोड़फोड़ कराई जाए। मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में भी अपना पक्ष रखा। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। और इस कार्रवाई को गलत बताया है, जिसको आप सही सरकार कह रही गलत हुआ है। नहीं, देखिए, सरकार तो कोई भी रहे, वो तो अपनी तरीके से कार्रवाई करी, लेकिन भावना भी समझने होंगे हमें। सवाल इस बात का, राम मंदिर में मैं पक्षकार था, 60 साल के बाद निर्णय आया। एक एक मंदिर अगर इसी तरह करते रहे तो पूरे वो हो जाएगा, हमेशा विवाद रहेगा। आखिर सरकार की जिम्मेदारी थी ना, सभी सरकार जितने आई केंद्र में निश्चित रूप से निकम्मी थी, उनको बैठ करके इसका निराकरण निकालना चाहिए था कि भाई जितने हमारे सैकड़ों हजारों जो मंदिर जो कब्जा हुए या जिसपे विवाद है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देती, आप तो भावना बताते मौजूदा सरकारों को भी एक तो आप गंदगी की सफाई नहीं की। आप मौजूदा सरकारों के लिए ऐसी नहीं, मैं सबकी बातें कर रहा हूं। देखो, हिंदुओं के लिए ब्रजेश जी, हिंदुओं के लिए तो एक शेर है, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे क्या से। यहाँ पे हमारे सरकार है लखनऊ दिल्ली में, हमारे मंदिरों को कब्जा किया जाए। अब तो लखनऊ दिल्ली में सरकारें देखिए, कोई आती है वो अपने तरीके से करती है। मैं कह रहा हूँ कि एक ठोस कानून बना करके इसका निराकरण हो सकता था, लेकिन कोई कह रहा है गोली मार दो। अरे क्यों गोली मार दो भाई? बहुत शुक्रिया सर, गोली मारने की बात सर इस डिबेट में तो किसी ने नहीं की।
बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस परिचर्चा में। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फतेहपुर की घटना जो कुछ भी हुई उसको लेकर आपकी पार्टी क्या रुख रखती है और क्या विचार की रखती है। दूसरा, अपोजिशन ने क्या इस मामले में मुसलमानों के पक्ष को सही तरीके से इंगित किया अथवा नहीं किया? मैंने देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों पर अधिकार जताकर और मुसलमानों को वोट हासिल करके मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पाने की लालसा रखते हैं, वो आज मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं करता सर, लेकिन यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि सड़क पर कब्जा करके मकबर बना लें, मदार बना लें। सर, अगर सर्वे करा लिया जाएगा तो मैं समझता हूं चकपाणी महाराज जी, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर कब्जा करके, पार्कों पे कब्जा करके, सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके जितने मंदिर बनाए हैं पूरी दुनिया में नहीं बनाए होंगे किसी ने, अवैध कब्जे करके। आप यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। सहमत हो इस बात से? जिस मकबरे को आप बता रहे हैं कब्जा करके सड़क पर बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में, अभिलेखों में मकबरे के नाम से दर्ज है। मरहूम अब्दुल समद साहब के मकबरे के नाम से दर्ज है। सारा खेल यह है कि जिस पप्पू सिंह चौहान पर आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने जो मेन बात है वो नहीं की। इस जो मकबरा है, इसकी जमीन है लगभग 11 बीघा के आसपास। इस 11 बीघा जमीन पर बहुत से भूमाफिया नजर लगाए हैं। और ब्रजेश भाई, एक अहम बात बताऊं आपसे, इस मकबरे की जमीन पर 34 अवैध मकान बने हैं। 34 परिवार रहते हैं अवैध मकान बना के, अवैध कब्जा करके। मुतवल्ली साहब ने कंप्लेन क्यों नहीं की? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 34 मकान ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे एक बार में। और जिन 34 मकानों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्हीं में से एक मकान पप्पू सिंह चौहान का है। सबसे पहली बात तो मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाते हैं बुलडोजर चलाकर, ये 34 मकान ध्वस्त कीजिए, इन पे बुलडोजर चलाइए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। ये नाजायज और अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को आप एफआईआर में उनका नाम तक लेकर नहीं आ रहे हैं। यहां तो आप एक पुलिस इतनी सक्रिय है आपके पास कि वो 24 घंटे में 2400 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां पर जब नामजद हो गया और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये साबित हो गया है कि वो आपका ही आदमी है। अगर आपका आदमी ना होता तो आप गिरफ्तार करते। तो आप बताइए कि इस भीड़ को किसने उकसाया और यहां तक हिंसा करने के लिए और तोड़फोड़ के लिए पहुंचाया, वो कौन लोग थे? मैं कहता रहा हूं पप्पू सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। और ये कार्यवाही जो हुई, जो भी अटैक हुआ मकबरे पर, ये नाजायज अवैध कब्जे की तैयारी थी। अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में आज मान लिया। जिस चीज को सरकार कह रही है कि हाँ ये नाजायज काम हुआ है, ये अवैध हमला था, सरकार खुद मान रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्लेम है कि वो इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेगी सरकार से, और ताकि वोटरों पर गलत मैसेज ना जाए। कर्नल साहब ने स्पष्ट किया। सर मसला वो नहीं है कि ट्रैप में फंसेंगे नहीं फंसेंगे। मसला यह है कि आप अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से उनका इंटेंसिव उनको रिव्यू कीजिए, कैसे लोग हैं। अच्छा, एक एसआईआर सपा अपने यहाँ चलाए। एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बात करते हैं। ओके, नहीं सर, इतनी बड़ी बात हो गई है, आपके पास इतना ऐसे कार्यकर्ता हैं। जिस पप्पू सिंह चौहान के बारे में बात हो रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आपने पूछा समाजवादी पार्टी से कहां है नरेश उत्तम पटेल फोटो, और कहां इतने विधायक जो समाजवादी पार्टी से फतेहपुर में जीते? नहीं, उस आदमी का क्यों नहीं उन्होंने मकबरे की लड़ाई लड़ी?
उस आदमी का फोटो है अखिलेश जी के साथ। नहीं, उस आदमी की प्रोफाइल पर फेसबुक पर अखिलेश जी के बराबर में सफेद रंग के सोफे पे बैठा हुआ फोटो है उसका। और आप प्रवक्ता होकर बता रहे हैं कि वो आपकी पार्टी में नहीं है। आपने पूछा नरेश उत्तम पटेल कहां हैं, सांसद फतेहपुर। आपने पूछा 2-2, 3-3 विधायक हैं कहां हैं। मकबरे की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। राजपूत जी से पूछो, गुस्सा हो जा रहे हैं। उन्हीं का आदमी है ये पप्पू सिंह चौहान। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, मैं उस बात में हाँ मिलाता हूं। मैं जानता हूं ये पप्पू सिंह चौहान इंद्रजीत सरोज और नरेश उत्तम पटेल का खास आदमी है। सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है फतेहपुर के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के लिए। भाई तो क्या आप सहमत हैं मुसलमानों की लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ठीक से लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर, अभी आज मैंने एक ट्वीट किया सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री वहां मंदिर का विवाद बताई दे रही है, मकबरे का। जहां विवाद ही नहीं वो विवादित किए दे रही हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाई अगर आपको बोलना नहीं आता है जी, या आप सच नहीं बोल सकती है मैडम मायावती जी, या आपको सच बोलने में डर लगता है, थैंक यू सर, या आपको मुसलमानों के साथ खड़े होने में डर लगता है, तो आप अपनी जबान बंद रखिए, खामोश रहिए आप। हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। अरे सपा और कांग्रेस तो लड़ रही है ना आपके लिए, हमें मायावती जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप यहां बैठकर विवाद पैदा किए दे रहे हैं जहां विवाद ही नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई अब तक फतेहपुर के मामलों में हो चुकी है और आज असेंबली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार का क्या रुख है? देखिए, एक बात तो साफ है कि सरकार ने इस पूरे मामले पर अब निष्पक्ष कार्रवाई के लिए भरोसा दिलाया है और जिले में डीएम और एसपी दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करें। उनको अगर भाजपा के नेताओं पर भी, सत्ताधारी दल के लोगों पर भी कार्रवाई करना पड़ेगा तो करना चाहिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था और कहा जाए तो संविधान से जुड़ा मामला है जो सबको बराबरी का हक देता है। ब्रजेश जी, फतेहपुर एक और संभल बनने से बच गया, ये कहा जा सकता है, वरना ये दूसरा संभल बन जाता फतेहपुर। जिस तरह से वहाँ पर लोग उठे थे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मकबरे पर चढ़ाई की और तोड़फोड़ की, प्रशासन ने सूझबूझ ही दिखाई। अगर गोली चल जाती तो कई लोग मर भी जाते और ये बहुत बड़ा कांड बन जाता। लेकिन इसमें समझदारी आप कहेंगे तो पुलिस और प्रशासन दोनों के अफसरों ने दिखाई है। ये जरूर है कि कोई आगजनी नहीं होने पाई, कोई जनहानि नहीं होने पाई। बनारस के बाद संभल और फतेहपुर, एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि ज़मीन को खोदने का जो सिलसिला है वो दोबारा से चालू हुआ है और ज़मीन तो 13 बीघा के करीब बताई जाती है। अब उसमें मकबरा कितना है और कितना किसका कब्जे की इच्छा है ये लोग अलग अलग जाने। लेकिन ये अच्छी बात रही कि फतेहपुर का मुद्दा ज़्यादा गर्मा नहीं पाया, नहीं तो इसका प्रदेश व्यापी असर पड़ता। क्योंकि जब जब मंदिर और मस्जिद का बात आती है तब तब ये मुद्दे धार्मिक हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं और यही चिंगारी पूरे प्रदेश में फैल जाती है। तो ये घटना ने समझ लीजिए कि समय रहते इस पर जो नियंत्रण हुआ उसका फायदा मिला है प्रदेश को। वैसे आज जो सियासत है उसमें काफ़ी बंटवारा हो चुका है समाज का, धार्मिक आधार पर, राजनैतिक आधार पर। लोग अलग अलग पार्टियों के साथ हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग पार्टियों से जोड़ा जाता है। जो हमारी दोस्ती, भाईचारा, एकजुटता थी उसमें काफ़ी दरार आ चुकी है, काफ़ी छिन्न भिन्न हो चुका है जी। अब सियासत अपनी रोटी सेकने के लिए रोज चिंगारी डाले, कुछ डाले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो देश तरक्की करता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, समाज, वहाँ इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है
कि हमें किसी के पहनावे से नफरत है, किसी के पूजा करने के तरीके से नफरत है, किसी के खान पान से नफरत है। और ये नफरत सियासत में जब लोग करने लगते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, वरना ये सब इंसानियत का जो तकाजा है वो बहुत सालों से लोग साथ रहते हैं और रहते आए हैं। लेकिन अब मुद्दे आते हैं तो चर्चा होती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदारी ये कहती है जी कि हमको हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। फतेहपुर में जो घटना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल, ये उस समय भी चर्चा में आए थे जब एक 50 लाख रुपया लेकर पद दिलाने वाला एक विवाद आया था फतेहपुर में। और वही मुखलाल पाल के अच्छा, मुख से इन्हीं का आज ऑडियो देखिए- वायरल हुआ था क्या? ये वही है क्या? हाँ ये वही, अच्छा, ये वही है। बड़े कांडी व्यक्ति हैं, 50 लाख मांग रहे थे। आज वो मुखलाल पाल ने लेकिन वो कांड किया है कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाँ। और वो प्रदेश स्तर के नेता बनने की क्षमता रखते हैं। कोई उनका वीडियो देखिए तो लगता है हाँ। कि काफी उनके अंदर पोटेंशियल है। वैसे जी मुखलाल पाल ने एसपी को साफ चेतावनी दी कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि गोली चलवा दोगे हिंदुओं पर। लेकिन ये भी साफ है कि जो संगठनों ने वहां पर साफ सफाई की चेतावनी दी थी उसमें भी बीजेपी, बजरंग दल, इनके लोग शामिल थे। जिन पप्पू चौहान की हरदम दुहाई दी जा रही है वह शामिल। अरे उसके ऊपर 9 नाम तो सब, कोई जिला मंत्री, कोई मंडल अध्यक्ष, कोई भाजयुमो, वो सब हैं। पप्पू चौहान तो 10वें नंबर पर हैं। पप्पू चौहान सपा वाले, तो ये कैसे पहुंच गए? आपको लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, या फिर इस मामले को मतलब पटाक्षेप समझें? देखिए, गिरफ्तारी देर सवेर पुलिस करेगी, लेकिन चूंकि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो हिंदूवादी संगठन हैं, तो वो भी पुलिस को, प्रशासन को देखना होगा कि ये और आजा मामला न भड़के। शायद इसलिए ये लोग लगे होंगे। अच्छा, जब भगवा सरकार है उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा बहुत भगवा का छूट तो मिलेगी ही। अब वहाँ पर सब वही तो है भाई, मुसलमान पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई मुकदमा है। हो गया। मुकदमा बड़ा डेंजरस चीज होती है वीरेंद्र जी, जिस पे दर्ज होती है उस दर्द वही जानता है। चार्जशीट जाएगी ही जाएगी इस पे। आप देखिए सुबोध वाले इंस्पेक्टर सुबोध वाले मामले में क्या हुआ। देखिए, कार्रवाई दोनों तरफ पर होनी है, ये तय है। और कंक्लूड करें के साथ हमेशा घुन पिसा है, पीसा जाएगा जी। और ये सब व्यवस्था का प्रश्न रहा है, लेकिन फतेहपुर में शांति आ गई, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये दूसरा संभल नहीं बन पाया, ये भी एक अच्छी बात हुई। फिलहाल ये जरूर कहूँगा कि थोड़ी सख्ती थोड़ी लाजमी है, पर पत्थर होना ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम होना ठीक है, पर कट्टर होना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और सच हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है और इसमें दिए गए सीमित समय पर ही अभी सभी प्रवक्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करना। मैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी बताइए, जो पक्ष उठाया अभी चक्रपाणी जी महाराज ने कि आपको इतने वोट दिया, दिल्ली में आपकी सरकार बनाई, लखनऊ में आपकी बार रिपीटेड सरकार बनाई, पर हिंदुओं के साथ तो ज्यादती जारी है ना। आप कोई कानून क्यों नहीं बना रहे हैं कि चक्रपाणी जी जो कह रहे हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय मिले? आप बना दीजिए कानून। देखिए ब्रजेश जी, हम लोग डिबेट करने फतेहपुर में जो कल की घटना उस पर आए हैं। चक्रपाणी जी के महाराज के जो सवाल है उसका जवाब किसी और दिन। देखिए, मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं आज की डिबेट में, और हमको लगता है चंद्रभान सिंह जी जो फतेहपुर से जुड़े हैं वो अगर उनको जानकारी हो तो जरूर दुरुस्त करेंगे। लगातार बात हो रही है। एक बात हमने कहा अपने पहले वक्तव्य में कि गाटा संख्या 753 में जो मकबरा दर्ज हुआ है 2012 के बाद दर्ज हुआ है, उसके पहले नहीं था। जबकि ठाकुर जी विराजमान मंदिर दर्ज 1159 में कई वर्षों से, मतलब प्राचीन काल से कई खतौनियों में उसका नाम दर्ज था।
चंद्रभान जी ही बता सकते हैं ये बात, मेरी बात सही है कि गलत है। दूसरा, 2-3 लोगों को जवाब देना आवश्यक है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश। भैया कर्नाटक में जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री को आप लोगों ने इस्तीफा दिलाया है राहुल गांधी की पोल खोलने के एवज में, उसके बारे में बताइए कैसा झगड़ा है। वो शिव कुमार और सिद्धारमैया क्यों लड़ते रहते हैं? तो कम से कम डिबेट पे कंसंट्रेट करिए। झगड़े लड़ाई बताएंगे तो ढेर सारी चीजें हैं। अनुसूचित जनजाति का वो मंत्री था बेचारा, तो जबरदस्ती उससे आपने इस्तीफा ले लिया। दूसरा, और सुरन जी के पास एक तीक्ष्ण नेत्र शक्ति है। आपके टीवी पे देख के उन्होंने बता दिया कि पुलिस वालों ने मुसलमानों को पीटा, हिंदुओं को छोड़ दिया। अभी इन्होंने कैसे पहचान लिया, ये भी अभी आपके चैनल पे हमारे बाद आएंगे तो बता देंगे। ये ऐसा कौन सा तरीका है कि इन्होंने पहचाना कि मुसलमानों को पुलिस ने पीटा और हिंदुओं को नहीं पीटा? इससे बड़ा दर्द में थे। और अभी कब्जे की बात कर रहे थे आसिम भाई, वो ओवैसी साहब ने कहाँ कब्जा किया बता डालिए। वो तो उन्होंने वक्फ की जमीनों पे ओवैसी साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसकी चर्चा कर, ओवैसी साहब पर कार्रवाई कर दो जी। ओवैसी साहब पर कार्रवाई करो जी। क्या कह रहे हैं? ओवैसी साहब पर कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई, वक्फ कानून, ये सब तो ले ही आए हैं हम लोग। ये जो लोग बता रहे थे कि मंदिरों से कब्जा कर लिया हिंदुओं ने पूरे देश में, उस पे मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, मुसलमानों की जमीन तो छोड़ दो वैसी साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मंदिरों ने थोड़ा सीमित समय है सर, आज थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैं चंद्रभान जी को बिल्कुल। आपसे सीधे कनेक्ट करता हूं। चंद्रभान जी, मनीष जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दीजिए। जी विजय जी, इसमें इस घटना की बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये 1097 नंबर साबिक नंबर था, ये 1320 फसली में। उस समय केवल ये जो मकबरा जिसको कहते हैं, हिंदू पक्ष उसको मंदिर कहते हैं, ये केवल 1 बीघा राजस्व था। इसे लगा इसका 1926 में 17 अगस्त 1926 को इसका बंटवारा हुआ था। एक रस्तोगी परिवार था उसके बीच, और ये विशुद्ध मान सिंह जो एक कायस्थ परिवार, मान सिंह सरनेम लगा था, उनके राम सहाय के बीच। और इस पर 1926 में बंटवारा हो गया था, दोनों नंबर अलग अलग हो गए थे। ये दूसरा जो हिस्सा था, ये विशुद्ध मान सिंह ने बेच दिया था असोथर के बसंत सिंह को, और उन बसंत सिंह के द्वारा जो है इसमें कुछ प्लाट बेचे गए। इसके बाद ये खाली पड़ी जमीन में दूसरे पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के कुछ भूमाफियाओं की नजर लगी और उन्होंने इसको मकबरे से जोड़ा। मैं आपको याद दिला दूं, बता दूं कि मतलब मकबरा एक अलग एंटिटी है और ये जमीन एक अलग एंटिटी है। समझ का जो मकबरा बताया जाता है, ये तो काल्पनिक नाम गढ़ा हुआ लगता है, क्योंकि इसका जो कागजातों में जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रेवेन्यू इशू है सर। मैं तो कहता हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दो, वो बेटर जांच कर लेगा। 2012 के बाद दर्ज हुआ है ब्रजेश जी। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं। चंद्रभान जी को बोलने दें, बोले चंद्रभान जी। सर कंप्लीट करो, 20 सेकंड है चंद्रभान जी। के पहले ये जो मुकदमे चल रहे थे, 3 मुकदमे चले हैं, उसमें ठाकुर जी सांवलिया साहेब विराजमान मंदिर आबू नगर के नाम से ये दर्ज था। और इसका मुकदमा जो है, जब ये कब्जेदारी का वो चलने लगा तो इस पर मुकदमा चला। तो इस पर जो मामला है वो पूरी तरह से, वो जो मकबरा या मंदिर है, ये तो पुरातत्व विभाग की जांच का विषय है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो दूसरा नंबर 753 है, उस पर वो बेशकीमती जमीन है। जब जमीनों के भाव बढ़े और आगे विकास बढ़ा, मतलब आप ये कह रहे हैं मकबरे की आड़ में उस जमीन पर कब्जे की लड़ाई है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या माहौल खराब करने की कोशिश थी? कर्नल साहब 60 सेकंड प्लीज, और समय पर बात रखें। आज वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नरेश उत्तम जी ने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और उसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि ये संपत्ति लगभग 350 साल से मकबरे के नाम पे है और वर्तमान में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित है, पुरातत्व विभाग के पास, केंद्र सरकार के पास है।
आप जांच करा लीजिए। हाँ, गृह मंत्री जी से ये निवेदन जरूर किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और तुरंत कार्रवाई करके लोग अरेस्ट किए जाएं। उसके अलावा जो 16 तारीख को ऑलरेडी घोषणा हो रखी है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार क्लियर करा दे कि 16 तारीख को फिर बवाल कराएंगे या फिर शांति रखेंगे। गृह मंत्री शिकायत मुख्यमंत्री से नहीं? नहीं, गृह मंत्री से इसलिए लिखा क्योंकि पुरातत्व विभाग की जमीन है, केंद्र सरकार का मामला है, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो लॉ एंड ऑर्डर आसिम वकार कह रहे हैं कि वो सब सपा वाले भी इसमें शामिल थे। अब इनका लॉ एंड ऑर्डर जहां से कंट्रोल होता है वहां लिखा है। कहां पे? गृह मंत्री को, दिल्ली में। किसका? मैं आसिम वकार की बात, वो मदद करेंगे। आसिम वकार जी क्या कह रहे हैं? आप पर सवाल उठा रहे नहीं, हैं। मेरे ख्याल से वो मेरे साथ इसमें शामिल होंगे कि भाजपा आप के उनकी जिला लड़ाई अध्यक्ष, नहीं लड़ पा रहे हो। भाजपा के जिला अध्यक्ष को और पूर्व विधायक को और जो बजरंग दल का वहां पे नेता है जिसका वीडियो पूरा घूम रहा है, उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। आपसे पहले उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ठीक, मैं आउट ऑफ टर्न आसिम वकार जी को जोड़ दे रहा हूं। समझ रहा हूं, वो भी यही मांग रखेंगे, तो आप उनको कह लेने दें। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपकी बात से सहमत होंगे तो अभी कह देंगे, बिल्कुल। ना इत्तेफाकी होगी तो अभी आ जाएगी। वकार साहब संतुष्ट हैं आप कर्नल साहब से? नहीं सर, संतुष्ट कर्नल साहब की सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। आप कार्रवाई कर नहीं सकते, आपके भी हाथ में कुछ नहीं है। जिसको कार्रवाई करना है वो ईमानदारी से कार्रवाई करे और पूरे प्रदेश को संतुष्ट करे। इसमें कौन सी मांग गलत है सर? भाई, जितने लोगों के नाम उसमें एफआईआर में दर्ज हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं जो नामजद हैं, तो जो 150 आपने अज्ञात डाले उन पे आप कार्रवाई क्या खाक कीजिएगा? दूसरी बात, जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने भीड़ इकट्ठा की, जिसने सब कुछ किया, वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। उसको तो आप लोगों ने कार्रवाई से बाहर कर दिया, उसकी तो नाम ही नहीं है। तो आपकी मंशा पे सवाल है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, कार्रवाई तो विपक्ष आपकी लड़ाई ठीक से लड़ पा रहा है, ये भी तो साबित हो रहा है। मंशा तो स्पष्ट है, कार्रवाई नहीं करना हमने आपसे भी बात कह दी सर। मसला यह है कि सरकार कार्रवाई करना नहीं चाह रही है। सरकार ने जानबूझकर, मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम सब चाहते कार्रवाई हो। हाँ, बोलिए सुरेंद्र साहब भी वही चाहते हैं, 60 सेकंड सर, बताइए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी की बारी सर। अगर आप सरकार ईमानदार है, सरकार हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, सरकार देश में भाजपा का राज नहीं कानून का राज रखना चाहती है, संविधान नहीं बदलना चाहती, संविधान का राज रखना चाहती है, तो सबसे पहले कठोरता से फतेहपुर के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुखलाल पाल को घसीट करके कानून के सम्मुख प्रस्तुत करे, ताकि सब लोगों में समानता की चीज व्याप्त हो। घसीट कर क्यों? बिल्कुल घसीट, क्योंकि उसने एसपी, आपके अंदर कुछ है। नहीं, उसने एसपी को क्या कहा कि ऐसी गोली चल, मुलायम सिंह की सरकार है क्या, हिंदुओं पर गोली चल? अरे तुम हिंदुओं के वो लगे हुए हो, ठेकेदार लगे हुए हो। वो हिंदुओं का ठेकेदार है मुखलाल पाल, या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है? देश में हिंदू, आप तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ठेकेदार हो सकते हो, आप ये कह सकते हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल घसीट करके गिरफ्तार अगर नहीं किया जाएगा, उसको अगर पुलिस दामाद बना करके पुलिस थाने में बैठाएगी, गिरफ्तार तो करेगी, लेकिन उसको दामाद बना करके थाने में बैठा। जब अभी तनाव का माहौल है तो अजय राय वहां क्यों जाएंगे? तो अजय राय वहां, अब लीजिए, नहीं जाए तो दिक्कत, और जाए तो जित जाए, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा भारतीय जनता पार्टी का। ये कौन सा तरीका है ब्रजेश जी? अगर हम जाते हैं तो दिक्कत, नहीं जाते हैं तो दिक्कत। आप हमें बताओ क्या करें? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और विरोध दर्ज करा लो अपना। मौके पर क्यों जाओगे? आज रात को नरेश उत्तम पटेल नहीं गए, देखो नरेश उत्तम से क्यों नहीं सीखते हो? नरेश उत्तम जी ने संसद के सामने नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी जारी की। धन्यवाद से कहूंगा, और चैनल पर जाकर वहां पर भी कहूंगा कि अजय राय जी, आप ब्रजेश जी ने आपसे निवेदन किया है, अभी तनाव का माहौल है, अभी बचना सुनिए, अगर आपने ये कहा है अपनी बात पर बचना चाहिए सर। दोबारा कांग्रेस को और सपा को कहिएगा मत कि मौके पर आप सपा के प्रवक्ता नहीं, आप कांग्रेस के। इंडिया गठबंधन, एक या तो एक आदमी बोले दोबारा सपा कांग्रेस से कहिएगा मत। ऑलराइट, मैं चक्रपाणी जी को थोड़ा सर वादा है आपसे सर, तनाव न बढ़ाइए। मेरा कहने का मतलब मौके पर जाकर तनाव न फैलाइए। मैं चक्रपाणी जी गए नहीं, चक्रपाणी जी से पूछिए, चक्रपाणी जी से पूछो उनको। चक्रपाणी जी से क्या पूछना है? बीजेपी ने साफ मना कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे उनके लिए। चक्रपाणी जी, मनीष जी की बात सुन ली आपने? कलेजा ठंडा हुआ आपका? जी खैर, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। मनीष जी, उनका अपना पार्टी का विचार है, लेकिन देखिए
नहीं सुनिए ना, मेरी सीधे से मानना है ब्रजेश जी कि देखिए गिरफ्तारी या कार्रवाई या उन पे करने से घसीटने पर कुछ नहीं होने वाला और विवाद बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं उसका निराकरण हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए, शासन प्रशासन बैठ करके और उसको तय सीमा में उसको कर दो कि हाँ भाई मंदिर है। कल की डेट में चक्रपाणी जी आपका घर जो है हम बाकायदा कब्जा करने आवे और पुलिस हमको विवाद नहीं संवाद से बात करे। आपका घर कब्जा करने लगे, बीच में कोई नहीं बोला। आपका घर कब्जा कर सकते हैं, आप लाठी चलाएंगे हमारे। इतना संयम रखें सर। हाँ चक्रपाणी जी कंप्लीट करो। सुरेंद्र जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए मेरा ये मानना है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होके चाहे सब, देखिए एक भावना है उसमें सभी पार्टी के लोग हैं। अब एक का वो करना भाई, पहले मौका दे दिया गया तो आप उसका दुरुपयोग सुनिए भाई, सुनिए मेरी बात। हमें लगता है मुस्लिम पक्षकारों को भी, हमारे हिंदू भाइयों को भी, सबको बैठा करके उसके साक्ष्य प्रमाण के आधार पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके मनीष जी 20 सेकंड, मनीष जी गो अहेड, जल्दी निपटा, मनीष जी स्टार्ट हो जाइए, खत्म हो जाएगा। ध्यान में लाना चाहते थे सुरेंद्र जी को, अजय राय 1992 में अयोध्या भी गए थे। सुरेंद्र जी जानते रहिए इस बात को, नोट किए रहिए। नहीं वो आपके आदमी है, ये तो कांग्रेस में हर कोई जानता है। इसमें कौन सी आप नई बात बता रहे हैं मनीष भाई? कल आप कांग्रेस में आएंगे तो आपके लिए भी हम ये सब बातें करेंगे। 6 दिसंबर को भी गए भले आदमी है, छात्र नेता है। 6 दिसंबर को भी गए थे। धन्यवाद सर। भाजपा सरकार के आएंगे हमारे। अरे तो आसिम वकार में क्या कमी है? आसिम वकार तो हमारे है ही है। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अजब सी राजनीतिक महाभारत छिड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी को कह रहे हैं RLD फूका हुआ ट्रांसफार्मर है, दगा हुआ कारतूस है, पनौती है। मामला बढ़ गया है, विवाद बढ़ गया है। RLD वालों ने कहा लक्ष्मी नारायण चौधरी को छोड़ेंगे नहीं। मामला बहुत बड़ा हो गया है, गंभीर हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जीनत सिद्दीकी इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाने वाली है।